गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं पेरियोडिक टेबल, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, और इसमें आज हम लोग वह सारे टॉपिक को कवर करेंगे जहां से नीट और जेई के क्वेश्चंस आते हैं और 110% आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बनता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज द amount of energy, it is the amount of energy, it is the amount of energy which is required, which is given, बोल दो which is given, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, required, okay, which is given or required to remove a valence electron, a valence electron, ठीक है, of an isolated gaseous atom, ओके। क्लियर है? क्या मैंने बताया आपको, सारे बच्चे ध्यान देखिए। हमने बताया कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी जो दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हम लोग उसको देते हैं, एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं। किसको, एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को। क्यों, ताकि वहाँ से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो कोई भी गैसेस एटम से अगर हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, राइट, तो जो भी एनर्जी हम उस गैसेस एटम को प्रोवाइड करते हैं वह एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट ये हमारा एक एटम है, किस स्टेट में है, ये गैसेस स्टेट में, राइट। अब यहाँ पर क्या क्या आपने, यहाँ पर आपने कुछ इसको एनर्जी प्रोवाइड करी। क्या प्रोवाइड करी, इसको एनर्जी, राइट। इसको क्या कह लेते हैं हम लोग, डेल्टा एच कह लेते हैं। ये एनर्जी है डेल्टा एच, क्या बोल देते हैं इसको हम लोग, डेल्टा एच बोल देते हैं। चलो मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पर, डेल्टा एच। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एनर्जी प्रोवाइडेड, दैट इज डेल्टा एच। आप हीट एनर्जी समझ लो, इसे इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं, ताकि अब क्या होगा बताइए। तो अब ये जो एटम है हमारा, अब ये जो एटम ए है जो गैस स्टेट में है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड करी, ये जो एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड करी, ये दिख रहा है सारे बच्चे को, डेल्टा एच जो एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, यही एनर्जी कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब आप एक बात और चेक करें, आपने इस सिस्टम को क्या दिया, इस गैसेस, जो गैसेस एटम है, इसको आपने क्या करी, हीट एनर्जी प्रोवाइड किया, आपने दी इसको एनर्जी। तो ये जो हमारा एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगा, इसका वैल्यू होगी पॉजिटिव। क्यों होगी पॉजिटिव, क्योंकि हम इसको दे रहे, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, किसको, इस गैसेस एटम को। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एनर्जी की पॉजिटिव हो गया, इट मीन्स कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है और ये जो रिएक्शन हुआ, दिस रिएक्शन विल बी क्या होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्या होगा ये, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी दिया जा रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन, अरे कौन सा रिएक्शन बच्चे, ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या होगा हमारा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये जो आपने रिएक्शन प्रोवाइड करी, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा वो, एंडोथर्मिक। कवर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या होगा, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला सिंपल सा सबसे छोटा यूनिट क्या होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्योंकि एक ही एटम का निकालना है ना आपको, एक ही एटम से तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्लियर है।
और भी आप बोल सकते हो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर किलो जूल में ले लें तो क्या होगा, किलो जूल पर मोल। तो सबसे ज़्यादा आपको यही एनर्जी देखने को मिलेगा, किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया। तो हमने यूनिट की भी बात कर ली। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की। किसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। क्या होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? सपोज दैट, एक हमने क्या एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज दैट आपने पहले क्या लिया था, एक एटम लिया था, गैसेस एटम। अगर वो मेटल, जनरली तो मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, कौन लॉस करता है, मेटल ही तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पर आप एम भी ले सकते हो, हमने ए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम एक बात बताइए, यहाँ पर हमने जो एटम लिया ये गैसेस स्टेट में, राइट, आपने क्या करी, इसको एनर्जी प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया इसको, एनर्जी। तो क्या मान लेते हैं इसको हम लोग, एनर्जी मान लेते हैं। अच्छा, एनर्जी को डेल्टा एच रखूँ क्या, सीधा डेल्टा एच मानूँ, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच से हमने डिनोट किया था, देखिए डेल्टा एच से डिनोट किया था, है ना। तो आप यहाँ पे डेल्टा एच भी मान सकते हो। चलो मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पर डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या, ये एनर्जी प्रोवाइडेड है, इसको मान लेते हैं 1। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये जो हमारा ए है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए प्लस में, और साथ में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। क्लियर है। तो ये जो एनर्जी जो आपने इसको प्रोवाइड करी, ये क्या है हमारा, इसको मान लेते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पहला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करवाया, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट मान लेते हैं। क्लियर है। अब आप ये चेक करो, अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉन रिलीज, अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कहाँ से, ए से तो हो चुका है, अब होगा ए प्लस से। किससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ए प्लस से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, ए प्लस से। ठीक है, क्योंकि ए में जितना इलेक्ट्रॉन था, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन थे ए में, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब तो 9 इलेक्ट्रॉन ही बचे, तो 9 वाला कौन है, ए प्लस। तो अब तो यहाँ से रिलीज होगा ना, तो ए प्लस से रिलीज होगा। फिर इसको क्या करेंगे बताइए, फिर से हमने इसको क्या करी, एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, पहला तो निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, दूसरा निकाल लेते, तो इसको डेल्टा H2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या होगा बताइए, अब A प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बता दीजिए। तो अब A प्लस कन्वर्ट हो जाएगा A प्लस प्लस में, है ना, तो A प्लस 2 भी लिख सकते हैं। और साथ में क्या होगा जल्दी बता दो, अब साथ में फिर से एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज हो गया। तो बता दीजिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। क्यों, क्योंकि आपने अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। क्लियर है, क्लियर है। तो IE1 IE2 समझ में आ गया जब दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब बताइए अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना चाहते तो कहाँ से रिलीज होगा, अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो A प्लस प्लस से रिलीज होगा ना, अब तो यहीं से रिलीज होगा। तो हम क्या ले लेते हैं, A प्लस 2 लिख सकते हैं, प्लस प्लस को। यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब इसको मान लेते हैं डेल्टा H3, क्योंकि अब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम रिलीज करवाने जा रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा चुके हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा चुके हैं। पहला इलेक्ट्रॉन के केस में डेल्टा H की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, IE1 मान लेते हैं। डेल्टा H2 के वैल्यू को क्या मान लेते हैं, IE2 मान लेते हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करवाने जा रहे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी बता दो। अब ये बन जाएगा हमारा A प्लस 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 में, और साथ में क्या होगा बच्चे, साथ में फिर से 1 इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की इमिशन होगी। तो इस केस में जो आपने डेल्टा H3 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको मान लेते हैं IE3 मान लेते हैं। ठीक, अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अब एक बात आपको यहाँ से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है कि ये जो IE1 है, IE2 है और IE3 है, राइट, इसको देखो ध्यान से, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। तो आप यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से, मान लो सोडियम एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो अब वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 ही बचे,
है ना। फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, 9 बचेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा रहे हो आप तो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो रहा है लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा ना जितना एटॉमिक नंबर है, मतलब 11 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा बड़ा उतना ही रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन की नंबर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप शुरू में एनर्जी कम लगेगी, IE1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर IE1 जो आपने पहला एनर्जी उसको दिया, इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, किससे, IE2 से, और इसकी वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, IE3 से। क्लियर है, ये सारी बातें आपने रेगुलर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ये तो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है, तो आप हमेशा याद रखें कि IE3 का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑलवेज। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन सा फैक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सबसे पहला आपको पता ही होगा, सबसे पहला बात क्या होता है हमारे पास, एटॉमिक साइज। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज तो क्या होता है बच्चे, बताइए। एटॉमिक साइज में आपको ऑलरेडी पता है एटॉमिक साइज के केस में क्या होता है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या बोल सकते हैं, ओ एक सेकंड बच्चे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज है ना, अगर एटॉमिक साइज बढ़ गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितना बार तो पढ़े हैं, कितना बार तो ये सब कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, है ना। इसकी कहानी तो बहुत पुरानी हो चुकी है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो एटॉमिक साइज का क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया। दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर, दूसरा कंसेप्ट आता है प्यारे बच्चों, दूसरा जो फैक्टर इसको इफेक्ट करता है दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आपको पता होगा, इसको हम लोग किसी को करते हैं जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव भी पढ़ा होगा आपने, है ना, जेड इफेक्टिव। अब क्या होता है जेड इफेक्टिव, इससे पहले जेड इफेक्टिव ही आता है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ठीक है। मतलब अगर जेड इफेक्टिव क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय द न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, एक छोटा सा टर्म में बता दूं मैं आपको, ये होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाता है, ये अट्रैक्शन फोर्स बाय द न्यूक्लियस, बाय द न्यूक्लियस, ओके, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्लियर हो चुका होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर तीसरी फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर आप एक टर्म समझिए, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड पढ़ा होगा आपने, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, फुल फील्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स, ओके। ऑर्बिटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब जो हमारा हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन द अदर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई भी अगर आपको दे दिया 2p1 है और 2p3 है, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, बता दीजिए। 2p3 की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या बनेगा, 2p3 का ज़्यादा होगा 2p1 से। क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। क्लियर हो चुका है। इस तरह से हम देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं जब ग्रुप और पीरियड्स की स्टडी करेंगे तो, ठीक है। चलिए फोर्थ फैक्टर देखते हैं, कौन सा फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, दैट इज फोर्थ फैक्टर की बात कर लेते हैं हम लोग। फोर्थ फैक्टर में आता है हमारे पास सबसेल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, सबसेल इफेक्ट, सबसेल इफेक्ट। सबसेल इफेक्ट क्या होता है, और ये कितना बार तो हम पढ़ें कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसकी, एस की ज़्यादा होगी पी से,
P की ज़्यादा होगी D से और D की ज़्यादा होगी F से, ठीक है। इसी को बोलते हैं सबसेल इफेक्ट। मतलब S की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी देन द P देन द D देन द F, सबसे ज़्यादा S की। क्यों? क्योंकि S ऐसा माना जाता है कि S जो होगा, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है S जो होगा वो न्यूक्लियस के पास होता है। तो अब न्यूक्लियस के पास है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे ना यहाँ पर। P थोड़ा सा दूर होता है, उसके बाद आता है D और सबसे दूर होता है F। तो F बहुत दूर आ गया तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम लगेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्लियर है? जिसको बोलते हैं हम सबसेल इफेक्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब चलते हैं हम लोग जो मेन जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई और नीट में, उसकी बात कर लेते हैं, और वो आता है हमारा इन पेरियोडिक टेबल। अब पेरियोडिक टेबल में हम बात करते हैं सबसे पांचवा फैक्टर्स क्या होगा? पेरियोडिक टेबल। तो इन पेरियोडिक टेबल यहाँ से हम लोग कवर करते हैं पेरियोडिक टेबल। पेरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है उसका स्टडी करने जा रहे हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहला बात कर लेते हैं यहाँ पर हम अलोंग द पीरियड। किसकी बात करते हैं बच्चे? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड बात कर लेते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जब आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से देखिए, क्या एकदम अच्छे समझो। अलोंग द पीरियड मतलब इस तरह से, इसको बोलते हैं हम अलोंग द पीरियड, इसी को बोलते हैं अलोंग द पीरियड। चलो मैं इसको हटा देता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ अलोंग द पीरियड। ये क्या हमारा? अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द पीरियड जब आप मूव करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या होगा बताइए? एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर क्या करता है बताओ? इंक्रीज करता है। अलोंग द पीरियड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। जब न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अभी तो बताया था वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया कि कोई डाउट है? जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ गया? तो अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट। ये पहला पॉइंट पढ़ लिया। सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे देखने जा रहे हैं हम। सबसे पहला बात कर लेते हैं फोर पीरियड फर्स्ट, या फोर फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? फर्स्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में बताइए कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है? आपका आता है हाइड्रोजन एंड हीलियम, यही आता है ना, हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिए, कभी भी हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है मतलब सबसे ज़्यादा क्या है? सबसे पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। और ऐसे भी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है ये फुलफिल्ड है। क्या लिखते हैं इसके लिए? 1s2 लिखते हैं, और इसके लिए क्या लिखते हैं? 1s1 लिखते हैं। तो ये फुलफिल्ड है। ये क्या हमारा? फुलफिल्ड है ना, ये हमारा फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स है, ठीक है। और एटॉमिक साइज सबसे छोटी है पूरे पेरियोडिक टेबल में, है ना। तो इस तरह से आप क्या नोट डाउन करेंगे? हीलियम हैज़, इसके पास हीलियम हैज़ ओके हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द होल पेरियोडिक टेबल, होल पेरियोडिक टेबल। पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? हीलियम की। एकदम याद कर लेना इसको। क्लियर हो गया? फर्स्ट पीरियड की बात कर लिया हमने। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंड पीरियड की। इसकी बात कर लेते हैं फॉर सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं। चलिए सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट आता है? राइट, तो पहले एलिमेंट देखना पड़ेगा हमें। तो सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स आता है प्यारे बच्चों लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। यही तो आता है, यही आता है ना। चलो इसकी इलेक्ट्रॉनिक पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। लिथियम के एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। अब क्या करते हैं बच्चे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। बता दीजिए लिथियम का क्या बनेगा? लिथियम का क्या बनेगा? 1s2 2s1। क्लियर है? क्लियर हो गया पहला। चलिए इसका क्या बनेगा? देखो
बात कर लेते हैं बेरिलियम का, तो क्या बनेगा 1s2 2s2। क्लियर है बेरिलियम का। बात कर लेते हैं बोरोन का, तो बोरोन का क्या होगा 1s2 2s2 2p1, 2p1 हो जाएगा। क्लियर है, बताओ 2p1। अब बात कर लेते हैं कार्बन का, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 2s2 2p2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसकी, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या बनेगा 2s2 2p3। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का क्या बनेगा 2s2 8 है ना, तो यहाँ तक आ गया 4 2p4। क्लियर है यहाँ तक, बताओ क्लियर है। बात कर लेते हैं किसकी, नाइट्रोजन की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन सॉरी फ्लोरीन की बात कर लेते हैं। तो बता दीजिए फ्लोरीन का क्या बनेगा, फ्लोरीन का क्या बनेगा, यहाँ पे लिखूँ मैं फ्लोरीन का, चलो देख लो। फ्लोरीन का क्या बनेगा यहाँ से 2s2 2p5। राइट, क्लियर है, फ्लोरीन समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ से हम, ये तो ये हो गया नियोन का। नियोन का क्या बनेगा 2s2 2p6। क्लियर है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हमने। क्लियर है ना, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमें ये बता दीजिए, आपको हमने क्या बताया, सबसे पहला फैक्टर तो ये बताया कि जब आप क्या करते हैं अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करते हो। राइट, ये तो आपको पता ही है। और ख़ास करके जो फुलफिल्ड होगा वहाँ से तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे आप, जो फुलफिल्ड होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल। तो फुलफिल्ड वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, फुलफिल्ड वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो फुलफिल्ड कौन है, देखो 2p पूरा का पूरा भरा है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पूरा भरा। इसका मतलब नियोन की अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखूँ, किसका ट्रेंड, आयोनाइजेशन एनर्जी का, ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन यहीं से आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखते तो बता दीजिए यहाँ से नियोन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होगी, नियोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, तो सबसे कम किसका होगा, शुरू वाला में इधर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है तो सबसे कम किसका होगा, बताओ जल्दी से, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम हो जाएगा लिथियम का। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1s1 ही है, इसकी तो कम ही होगी। उसके बाद आ जाओ बात कर लेते हैं बोरोन और बेरिलियम में, बोरोन एंड बेरिलियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोरोन एंड बेरिलियम इधर जा रहे हैं तो एनर्जी तो बढ़ेगा ना, तो सबसे कम तो इसी की होगी, सबसे कम तो इसी की होगी, है ना, लिथियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इस दोनों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है दिख रहा है, और यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो फुल फील्ड है। तो कम किसकी होगी, बेरिलियम की ज़्यादा होगी, बोरोन की कम होगी। तो सबसे पहला कौन आ जाएगा यहाँ पे, बोरोन, देन आ जाएगा बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की ज़्यादा होगी, इसकी बेरिलियम की ज़्यादा होगी। क्लियर है। अब आ जाओ बात कर लेते हैं किसकी, बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हम किसका, कार्बन एंड नाइट्रोजन की। किसकी बात करते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, और ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखो कार्बन का कितना है 2p2 ही है, 2p2, इसका तो कुछ बात ही नहीं है। तो कार्बन, इसके बाद किसकी आ जाएगी, कार्बन आ जाएगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं किसका, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में किसका ज़्यादा, तो यहाँ पे आप देखिए 2p3 है, यहाँ पे 2p4 है, तो ये तो हाफ फील्ड इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, पहले ऑक्सीजन कम होगा, देन आ जाएगा नाइट्रोजन, ये बात याद रखना। क्लियर है। उसके बाद अब बचा कौन हमारे पास, ऑक्सीजन तक है, फ्लोरीन और नियोन, फ्लोरीन और नियोन। तो श्योर है ना नियोन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फुलफिल्ड है, ये सबसे ज़्यादा। तो बचा कौन, अरे बचा कौन, फ्लोरीन बच गया। तो ये बन गया हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। क्लियर है, कर लोगे इसको, ये ट्रेंड बन गया आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैं आपको थोड़ा सा तर्क दिखा दूँ यहाँ पर कि हमने करे क्या। ध्यान से देखो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, बेरिलियम को यहाँ पे ला दिया और बोरोन को यहाँ पे, पहले कौन आ गया, बोरोन आ गया, देन बेरिलियम आ गया। क्लियर है ना। उसके बाद हमने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन चला गया यहाँ पर, और उससे पहले कौन बाजी मार गया, उससे पहले बाजी मार गया कौन, ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक,
यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है बता दो जल्दी से, कोई डाउट तो नहीं है? इस तरह से आप चेक करना, बस यही दो डिफरेंस है। एक कौन आ जाएगा यहाँ पर, पहले आ जाएगा बोरॉन, देन आफ्टर कौन आ जाएगा, बेरिलियम। पहला बात क्लियर हो गया इस दोनों में, इस दोनों में क्लियर हो गया। उसके बाद कहाँ पर डिफरेंस आया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्लियर है? दिख लिया क्यों हो गया, क्यों होगा इस तरह से? तो ये दो डिफरेंस आपको कवर करना, बाकी एज इट इज आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं कौन सा, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। थर्ड पीरियड की बात करते हैं। सर बच्चे ध्यान से देखें, सभी बच्चे, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, फोर थर्ड पीरियड। फोर थर्ड पीरियड पूरा डिटेल समझा रहा हूँ यहाँ से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, मैं जो समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन सा एलिमेंट, वही बात, पहले एलिमेंट लिखेंगे, क्या क्या आता है बता दीजिए। सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, देन आफ्टर आर्गन। तो आर्गन तो आपको पता चल गया होगा, सबसे ज़्यादा होगा आर्गन का, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसकी फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख लो, एटॉमिक नंबर लिख लो, कितना होता है एटॉमिक नंबर बताओ। सोडियम का 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बताइए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सीधा उतना पूरा थोड़ी लिख पाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या लेते हैं 3s1, सही है, 3s1 सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ जाओ मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 3s2। अच्छा फुलफिल्ड का केस आ रहा है सर, 3s2। आ जाओ यहीं पर एल्युमिनियम की बात करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3s2 3p1 आ जाएगा, है ना। तो 3p1 आ गया यहाँ पर, है ना। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर क्या आएगा 3p2 आ जाएगा, लास्ट सेल, वैलेंस सेल की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर बताइए 3p3। ओके ये भी देख रहे हैं कि हाफ फिल्ड का केस जा रहा है। यहाँ पर क्या आएगा सल्फर के केस में क्या आएगा 3p4, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्लोरीन का केस क्या बनेगा 3p5 बनेगा, क्लियर है। और आर्गन का केस क्या बनेगा 3p6 बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है बताओ। अब आपको पता है कि सर अगर मैं इधर जाऊँ, कहा किधर, एलोंग द पीरियड, एलोंग द पीरियड, ये क्या हमारा, ये किसको डिनोट करता है, एलोंग द पीरियड को डिनोट करता है। एलोंग द पीरियड गया तो आयनस एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है सर। तो सबसे कम किसका होगा, ये तो पता चल गया कि सर सबसे कम सोडियम का ही होगा, होगा ना सोडियम का। तो अगर आयनस एनर्जी का ट्रेंड पूछा जाए, आयनस एनर्जी का ट्रेंड पूछा जाए तो सबसे कम किसका होगा, सोडियम का। देन सोडियम खत्म। अब बात कर लेते हैं इस दोनों में, इस दोनों में बात की, एकदम ध्यान से देखो इस दोनों में। अब ये 3p1 है ना, और यहाँ पे क्या है 3s2 है। तो पहले कौन आएगा, अरे अब तो समझ में आ रहा होगा, अब कौन आएगा पहले, अरे सर ये कोई बात हुई, अब तो पहले कौन आ जाएगा एल्युमिनियम, अब देन आप कौन आ जाएगा मैग्नीशियम, क्योंकि ये हाफ फुलफिल्ड है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप मैग्नीशियम को यहाँ पे लेके आओगे, है ना, और यहाँ पे क्या करोगे आप बता दो जल्दी से, यहाँ पर क्या करेंगे, और एल्युमिनियम को यहाँ पे आके रखोगे, पहले आ जाएगा एल्युमिनियम देन आफ्टर मैग्नीशियम। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना। चलिए वेरी गुड, तो ये दोनों कर लिया। अब आ जाओ सिलिकॉन, उसके बाद तो सिलिकॉन ही आएगा श्योर है, उसके बाद कौन आएगा सिलिकॉन। अब बात कर लेते हैं इस दोनों में, इस दोनों में बात करते हैं। तो ये 3p3 है, दिख रहा है हाफ फील्ड है, और ये 3p4 है। तो किसकी, अब ये 3p की ज़्यादा होगी ना, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे लेके आओगे जो बता रहा हूँ अभी से, और इसको यहाँ पे, बस हो गया गेम खत्म, हो गया गेम खत्म। तो कौन आएगा यहाँ पर, अब आ जाएगा सल्फर देन आफ्टर फॉस्फोरस, एकदम क्लियर हो गया। अब इस दोनों की बात करें तो श्योर है ना सर, ये तो फुलफिल्ड है, तो इसकी तो सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आर्गन की सबसे ज़्यादा होगी, तब आ जाएगा यहाँ पर क्लोरीन एंड आफ्टर दैट, इस तरह से। बोलो एकदम समझ में आ गया अच्छे से, कितना अच्छे से तो समझाया मैंने, अब क्या समझाऊँ, बहुत अच्छे समझा दिया मैंने आपको, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ तक हमने आपको आयनस एनर्जी समझा दिया, ग्रुप थर्ड तक, इससे ज़्यादा मत कवर करना, ग्रुप थर्ड तक ही याद रखना, उससे ज़्यादा नहीं आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डाउन द ग्रुप की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, डाउन द ग्रुप।
किसकी बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों? डाउन द ग्रुप बात कर लेते हैं। तो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? आयनस एनर्जी की वैल्यू। चलिए देख लेते हैं। डाउन द ग्रुप आपको पता है, डाउन द ग्रुप अगर हम मतलब क्या हुआ इस तरह से, यही होता है ना डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनस एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगा। पढ़ा है ना मैंने अभी आपको, क्लियर है? ये बात तो पता चल गया आपको। डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ये इसी को डिनोट करता है। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनस एनर्जी घटेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक की। किसकी बात कर लेते हैं हम? एस ब्लॉक में। तो एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं हमारे पास। कितने आते हैं? 2 ग्रुप्स आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है आपको पता है? तो यहाँ पर क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, देन आफ्टर सीजियम। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप वही बात है बच्चे, कुछ नहीं करना। डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है? एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनस एनर्जी डिक्रीज होगा। सिंपल सा ट्रेंड है। तो लिथियम की आयनस एनर्जी कम होगी, देन सोडियम, देन पोटासियम, देन सीजियम। मतलब क्या पता चला कि सबसे कम आयनस एनर्जी किसकी होती है? अरे अब तो बता दो, सबसे कम आयनस एनर्जी किसकी होगी? सबसे कम आयनस एनर्जी किसकी होती है? सीजियम का। तो इट हैज़ क्या होता है बच्चे? लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कहाँ पर? इन द होल पेरियोडिक टेबल। अब कोई बोलेगा सर फ्रांसियम भी तो होता है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, उसकी बात नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो पूरे पेरियोडिक टेबल में किसकी आयनस एनर्जी सबसे कम होगी? सीजियम की, और सबसे ज़्यादा हीलियम की। पता चल गया आपको? नॉर्मल सा ट्रेंड है, कोई इसमें इरेगुलरिटीज नहीं है। उसी तरह से ग्रुप 2 की बात कर ले। किसकी बात कर ले? ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा एलिमेंट्स आता है? यहीं पे बात कर लें क्या? यहीं पे बात कर लेते हैं। ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम? ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ग्रुप 2 की बात करते हैं। तो ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी मतलब रेडियम है ना। तो रेडियम की तो बात नहीं करेंगे, लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कौन आ गया? ये बेरियम आ गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीधी सी यह बात याद रखनी है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, आयनस एनर्जी डिक्रीजेज। तो ट्रेंड क्या बनेगा? बेरिलियम का कम होगा, मैग्नीशियम से कैल्शियम, बेरियम। क्लियर हो गया? तो ट्रेंड बना लोगे, कोई इरेगुलरिटी नहीं है, एकदम क्लियर है। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो हमारा जेई का क्वेश्चन है, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द एलिमेंट हैविंग greatest difference between आयोनाइज, क्या कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी? फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जिसकी फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आने वाला है? क्वेश्चन समझो, ये क्वेश्चन जेई, आप तो नीट के बच्चे हो बट ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 से मेरे नोट्स में बना हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोलता है? कहता है कि सर वो कौन सा एलिमेंट है जिसके फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आता है। ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? देखिए, ए में दे रखा है आपको, ए में दे रखा है कैल्शियम, बी में दे रखा है पोटासियम, सी में दे रखा है बेरियम, और डी में दे रखा है स्कैंडियम। ठीक है, कौन सा होगा सोचो। अब यहाँ पर देखो, आपको क्या पता है कि देखो, सबसे बात करते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। पोटासियम का 19 होता है। तो सोचो, पहले हम देख लेते हैं, पहले एक एक करके। कैल्शियम का अगर चेक करें तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ से लास्ट सेल में क्या आएगा? ये आ गया, यही तो है 4s2। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कितना बचेगा? 4s1। ठीक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बन गया? IE1 बन गया, और दूसरा भी निकालेंगे तो क्या बनेगा? 4s0, तो क्या बनेगा? IE2 बनेगा।
तो दोनों तो एक ही सेल से निकाल रहे हैं, 4 सेल से ही निकाल रहे हैं। जहाँ पर सेल का डिफरेंस आ जाएगा ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। कहने का मतलब है, आपको मैं यहाँ पे नोट करके लिखवाता हूँ, नोट करके लिख लीजिए। व्हेन इलेक्ट्रॉन आर removed, when electrons are removed, when electrons are removed from the different cell, from the different cell, then there will be large difference in आयोनाइजेशन एनर्जी। वहाँ पर लार्ज डिफरेंस होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, एकदम याद रखना। जब क्या किया जाता है, अलग अलग सेल से निकाला जाएगा। अभी आप क्या देखें, कैल्शियम का केस में बताओ तो, कैल्शियम के केस में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकाला गया वो 4s से निकाला गया और 4s2 से, अब 4s1 से निकाला गया। तो 4s2 से निकाला गया तो IE1, अब 4s1 से निकाला गया IE2, तो दोनों तो 4 ही है ना, दोनों तो एक ही सेल है ना। जब डिफरेंट सेल से निकाला जाएगा तब ना डिफरेंस आएगा। बात कर लेते हैं किसका, कैल्शियम का, सॉरी पोटासियम का। पोटासियम का क्या होता है, 19 होगा। क्या बनेगा बताओ, 3p6 4s1। अच्छा अब बताओ, अगर आपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, IE1 कहलाएगा। अब वैल्यू कितना आ गया, अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4s0, मतलब ये सेल तो खत्म हो गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3p6 से निकलेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 3p6, और ये फुलफिल्ड है। देखो ये फुलफिल्ड है, और यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस केस में IE2 जो निकलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा ना यहाँ पर। तो IE2 और I1 के बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस आ जाएगा। किस केस में, पोटासियम के केस में, पोटासियम के केस में। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, पोटासियम। तो ये सब निकालने की होगी तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकाला जाता है, बट यहाँ जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी होगा। आराम से निकाल लोगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो आज हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की पूरी डिटेल स्टडी कर ली। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ओके बच्चे, पढ़ाई करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।